हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे, जो कि आपकी 27 सितंबर की वर्कशीट है। ठीक है, जिसमें हम पोएम पढ़ेंगे ज्योग्राफी लेसन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, गिवन बिलो इज अ पोएम रिटन बाय जुल्फिकर घोष। तो यहाँ पर एक पोएम लिखी हुई है, उस पोएम के राइटर कौन है? जुल्फिकर घोष। ठीक है, तो इन्होंने ये पोएम लिखी है। ही डिस्क्राइब्स हाउ द सिटी लुक लाइक फ्रॉम अबव सिटिंग इन अ जेट प्लेन। रीड द फॉलोइंग स्टैंजर्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इट मीन्स कि जब हम जेट प्लेन में बैठकर ऊपर से उस शहर को देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, इसी चीज़ को जो है यहाँ पर पोइट ने डिस्क्राइब किया है इस पोएम में। तो चलिए इस पोएम के स्टैंजर्स को हम रीड करते हैं, उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे उनको करेंगे। तो व्हेन द जेट sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing its scale 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. तो इस स्टैंजा का जो मीनिंग है वो ये बनता है कि जो जेट प्लेन है वो तेज़ी से क्या है, आकाश की तरफ उड़ता है, आसमान की तरफ उड़ता है। और जो यहाँ का पॉइंट है उसने बताया कि मैं जब नीचे की तरफ देखता हूँ तो वो समझ जाता है कि नगर जो है यानी जो सिटी है वो इस तरीके से हैपहेजर्ड मैनर में यानी कि बेतरतीब ढंग से जो है विकसित हुई थी। तो उसे शहर बहुत छोटा लग रहा था, क्योंकि वो जब जेट प्लेन से ऊपर की तरफ उड़ा था तो ऊपर से जब वो देख रहा था उस शहर को तो वो उसे बहुत छोटा नज़र आ रहा था। 1 मील जो है वो उसे 6 इंच के बराबर नज़र आ रहा था। ठीक है, तो यही है स्टैंजास का मीनिंग। अब सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, the land and the water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. यानी कि जब आपका जो जेट प्लेन था, पॉइंट ने बताया कि जब जेट प्लेन आकाश में और ऊंचा 10,000 फीट तक गया तो वहाँ से जब उन्होंने नीचे देखा, देश की ओर देखा, तो वो देखकर ये स्पष्ट रूप से समझा जा सकता था, यानी लेखक को, ये जो राइटर है उनको समझ में आ जाता है कि ये देश जो है, ये जो नगर है, देश है, ये नदियों के किनारे ही क्यों विकसित हुआ। ठीक है, ये बात तो राइटर के मन में समझ में आ जाती है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा, यानी ऐसा स्वाभाविक था क्योंकि मनुष्य जो होता है उसको जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उसी प्रकार उस ऊंचाई से कवि देख पाया था कि घाटियों में लोग क्यों बस गए थे। तो क्यों बस गए थे घाटियों में? क्योंकि वहाँ पर नदियाँ होती हैं और नदियों की वजह से वहाँ पर उनको पानी मिल जाता है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैन के लिए। तो उसी चीज़ ने मैन को वहाँ पर रहने के लिए, लैंड और वाटर की वजह से ही मैन वहाँ पर रहने के लिए अट्रैक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो यही इस स्टैंजा का मीनिंग है। तो दोनों को हमने समझा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनको करते हैं, सिंपल से ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन, यानी कि यहाँ कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, उनका मीनिंग आपको बताना है। तो विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, किसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, वो है इनएविटेबल। तो ये वर्ड यूज़ हुआ था पोएम में, इसका आंसर हो जाएगा इनएविटेबल। दूसरा है विदाउट प्लान और ऑर्डर। तो कोई भी चीज़ बिना प्लान के, बिना ऑर्डर के होती है तो वो होता है हैपहेजर्ड मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे हैपहेजर्ड आएगा आपका। शोन का मतलब होता है डिलाइनेटेड। ठीक है, यानी कि डिलाइनेटेड वर्ड आपका पोएम में यूज़ हुआ था, उसका मतलब होता है शोन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द सर्टेन हाइट अ माइल गॉट रिड्यूस टू। तो जब कुछ दूरी पर जाने से जो है, जब 6 इंच के बराबर जो है नज़र आ रहा था, 1 मील जो है वो 6 इंच के बराबर नज़र आ रहा था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 6। अगला देखो, थर्ड क्वेश्चन, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ अ एयरप्लेन द सिटी अपीयर्स। यानी जब आप एयरप्लेन की विंडो से देखेंगे, यानी एरोप्लेन की अगर विंडो से देखते हैं तो हमें वो सिटी जो है, वो शहर कैसी नज़र आएगी? एज नीट एज अ मैप, तो जैसे मैप में एकदम साफ़ सुथरा होता है ऐसी नज़र आएगी, या फिर एज हैपहेजर्ड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एकदम बेतरतीब ढंग से नज़र आएगी ग्राउंड पे। एज अ डेवलप्ड एज नेसेसरी, तो एकदम डेवलप्ड नज़र आएगी। तो यहाँ पर आएगा आपका एज हैपहेजर्ड एज ऑन ग्राउंड, तो यहाँ पे ही लगाएंगे आप। अगला देखो, फोर्थ है, हाउ आर द वैलीज। वैली कैसी हैं, घाटियाँ कैसी हैं, ब्यूटीफुल है, क्लीन है, या फिर पॉपुलेटेड है। तो वैलीज कैसी है, पॉपुलेटेड है, वहाँ पर लोग बसे हुए हैं जिस वजह से वहाँ पे वो पॉपुलेटेड है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज दैट। तो ज्योग्राफी का लॉजिक जो है वो क्या है कि द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, यानी कि जो लैंड और वाटर है उसी ने मैन को जो है अट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर आप लोग सी पार्ट पे टिक लगाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो राइमिंग वर्ड हम यहाँ पे देखेंगे कि राइमिंग वर्ड क्या होते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड। सम एग्जांपल ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर गॉड, बॉट, मॉट, फ्लॉट, कॉट। यानी राइमिंग वर्ड वो वर्ड होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड होते हैं जिनको सुनने में जब आप सुनोगे तो सेम लगेंगे, सिमिलर एंडिंग साउंड उनका होता है जिस वजह से वो सुनने में सेम लगते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं आपके, जैसे गॉट है, बॉट है, मॉट है, फ्लॉट है, कोट है। तो सभी सुनने में एकदम सेम लग रहे हैं क्योंकि इनका जो एंड का साउंड है वो एकदम सेम आ रहा है। तो व्हेन यू आर फिगरिंग आउट इफ टू वर्ड राइम यूज़ योर ईयर्स टू लिसन एज यू से द वर्ड। तो जब आप किसी भी राइम वर्ड को पहचानना चाहते हो तो आपको अपने कानों का इस्तेमाल करना है उसको सुनने के लिए कि उसका जो एंड साउंड है वो सेम आना चाहिए। इफ़ दिस साउंड द सेम और सिमिलर दे राइम। अगर वो साउंड सिमिलर करेंगे तो इट मीन्स वो राइम है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको इसी बेसिस पे करना है राइमिंग वर्ड्स की कि फाइंड आउट राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम, वन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन। तो आपने पोएम में से क्या करना है, राइमिंग वर्ड ढूंढना है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है माइल का स्टाइल, तो सुनने में सेम लग रहा है ना। तो ऐसे ही पोएम में कौन कौन से राइमिंग वर्ड आए, रैन आया था, रैन का हो जाएगा मैन। ठीक है, दूसरा आपको लिखना है सिटी, सिटी का हो जाएगा इन अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो दो राइमिंग वर्ड आप लिख सकते हो यहाँ पे, रैन और मैन लिख सकते हो। दूसरा आप सिटी का इन अवेलेबिलिटी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको राइमिंग वर्ड वाला क्वेश्चन करना है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ वर्कशीट के। तो अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेस टुगेदर। तो कंजक्शन क्या होता है, हम कंजक्शन के बारे में जानेंगे। तो कंजक्शन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो जॉइन करता है दो वर्ड को या फिर दो सेंटेंसेस को। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो प्राइड एंड ओनर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्राइड और ओनर, इसमें एक एंड लगा हुआ है। तो ये जो एंड है ना, ये आपका क्या है, कंजक्शन है जो जॉइन कर रहा है दो वर्ड्स को। ठीक है, दूसरा देखो शी इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ डेंटिस्ट। यानी वो सिंगर है और वो डेंटिस्ट है। लेकिन आपको क्या करना है, इन दो आपके सेंटेंसेस हैं, इनके बीच में आप अगर बट लगा देते हो, ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा शी इज़ अ सिंगर, यानी वो सिंगर है, लेकिन ही इज़ अ डेंटिस्ट, लेकिन वो डेंटिस्ट है, वह डेंटिस्ट है। तो यहाँ पर कौन सा कंजक्शन यूज़ हुआ है, बट यूज़ हुआ है। ठीक है, जिसने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तीसरा देखो द पुअर हैड डेड बिफोर द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड। तो जो गरीब था वो मर गया जब तक कि सरकार ने जो है खाना बांटा, उससे पहले ही वो मर गया। तो यहाँ पर बिफोर आया, तो बिफोर ने इन दो वर्ड को, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस थे, पुअर हैड डेड, द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड, दो अलग अलग सेंटेंसेस थे। तो इसको लॉन्ग बना दिया, इसमें बीच में बिफोर अगर हमने लगा दिया तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर जो है वो आपका कंजक्शन हो जाता है। अगला फोर्थ है यू कैन ईट इट विद अ फॉर्क और अ स्पून। तो आप इसे या तो चम्मच से खा सकते हो या फिर फॉर्क की मदद से खा सकते हो। ठीक है, तो यू कैन ईट विद अ फॉर्क यानी तुम इसे फॉर्क से खा सकते हो। और अ स्पून, तो ये आपका क्या है, एक सेंटेंस है और ये आपका एक वर्ड है। तो एक वर्ड और सेंटेंस को भी हम जोड़ सकते हैं और लगाकर। ठीक है, तो आप क्या बता रहे हो कि इन दो चीज़ों में आप चॉइस बताते हो, तो वहाँ पे आपको और का यूज़ करना होता है। ठीक है, अगला देखो फिफ्थ पार्ट, आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग फॉर आई एम अनवेल। ठीक है, तो आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग यानी मैं मीटिंग जो है वो अटेंड नहीं कर सकता। आई एम अनवेल यानी मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। तो यहाँ पर आप इन दोनों सेंटेंसेस को अगर जोड़ना चाहोगे तो आप क्या लगाओगे, फोर लगाओगे। तो फोर क्या हुआ, यहाँ पे कंजक्शन हुआ। ठीक है, जहाँ पर आप किसी पर्पज़ या रीज़न की बात करें तो वहाँ फोर आएगा। सिक्स्थ है लास्ट पार्ट, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट, यानी इसको करने में मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। येट आई विल ट्राई डूइंग इट, लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। टू एक्सप्रेस द समथिंग हैड नॉट हैपन, तो यहाँ पर येट हमने जो है यूज़ किया है कंजक्शन के तौर पर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें एक्सप्रेस करना है कि जो चीज़ हुई नहीं है बट आपको लगता है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको येट का यूज़ करना है। ठीक है, तो यही आज की सिंपल सी वर्कशीट थी। तो ये आपको बस कंजक्शन समझना है कि कंजक्शन क्या होते हैं और उनका यूज़ कैसे किया जाता है। एंड जाने से पहले करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।